हेलो बच्चों। क्लास 11th की फिजिक्स में आज हम सब लोग थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे और इसमें हम सब लोग ऊष्मागतिकी का शून्य नियम और साथ ही साथ ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य तथा ऊष्मा, इसमें अंतर क्या होता है और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हम सब लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। थर्मोडायनेमिक्स 11th की फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का चैप्टर है, तो इसलिए इसको एकदम अच्छे से समझ करके पढ़िए। पहला वीडियो हमने बनाया था वो एकदम परफेक्टली समझाया भी था एग्जाम्पल के साथ। शुरू करते हैं। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। सबसे पहली चीज इसको समझिए इस डायग्राम से। ये एक निकाय ए है, ये निकाय बी है और ये निकाय सी है। निकाय ए निकाय सी के साथ तापीय साम्य में है। तापीय साम्य मतलब इन दोनों के ताप क्या है, समान। और निकाय बी भी निकाय सी के साथ तापीय साम्य में है, यानी ए और बी निकाय दोनों के दोनों सी के साथ तापीय साम्य में, मतलब दोनों के ताप समान है। इसका मतलब इन दोनों के ताप भी क्या होंगे, आपस में समान होंगे। वही चीज यहाँ पर कहा गया है। यदि दो निकाय ए व बी तीसरे निकाय सी के साथ तापीय साम्य में हो तो वे परस्पर एक दूसरे के साथ भी तापीय साम्य में होते हैं। ठीक। एक शर्त है यहाँ पर, ये रुद्धोष्म दीवार बनाई गई। रुद्धोष्म दीवार मतलब ए से ऊष्मा ना तो बी में जा सकती और ना तो बी से ऊष्मा ए में आ सकती है। मतलब अगर ए को हम सी के साथ तापीय साम्य में लाएंगे और बी को भी सी के साथ तापीय साम्य में लाएंगे तो हम देखेंगे ए और बी भी आपस में तापीय साम्य में हो जाते हैं, बल्कि इन दोनों में आपस में ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता, वो केवल और केवल सी के साथ करते हैं। ठीक। यह नियम ऊष्मीय और तापीय संतुलन की नींव रखता है। ठीक। ए सी के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है, बी और सी आपस में ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकते हैं। कर देंगे तो फिर जाहिर सी बात एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि दोनों के ताप आपस में समान हो जाएंगे, तब ए और बी के भी ताप आपस में समान होंगे। एग्जाम्पल है, फ्रिज में रखी वस्तु उसकी ठंडी हवा के साथ तापीय संतुलन में आ जाती है। अगर हम फ्रिज में कोई वस्तु रखते हैं तो ठंडी हवा जो फ्रिज की होती है, फ्रेयान गैस जो भरी होती है, उसको ठंडा कर देता है। तो हम देखते हैं कि वो वस्तु भी फ्रिज के साथ जो तापमान फ्रिज का है उसी तापमान पर वो वस्तु भी आ जाती है। यही इसका एग्जाम्पल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ऊष्मागतिक निकाय द्वारा कृत कार्य। ठीक भैया। हमने यहाँ पर एक बर्तन लिया है, उस बर्तन की दीवारें रुद्धोष्म है। रुद्धोष्म का मतलब ये वातावरण से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर सकती, लेकिन तली जो इसकी है वो सुचालक है, अर्थात यानी वो ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकती है वातावरण से। ठीक। यहां पर एक ये पिस्टन लगाया गया है। ठीक। ये बेलनाकार है, आप ऐसे समझिए, ये बेलनाकार है, ये बेलनाकार है और ये लगा है पिस्टन। पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन जो ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो पिस्टन को कहाँ ढकेलेगा, नीचे। लेकिन जैसे ही हम नीचे से इसको गर्म करेंगे तो ये इसकी गैसें, जो यहाँ पर गैस भरी गई है, ये गैस क्या करेगी, इस पिस्टन को ऊपर की ओर ढकेलेगी। यानी ये पिस्टन कहाँ की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। ये प्रेशर यहाँ से बल लगाएगा इस पिस्टन पर। ठीक। हवा इसे दबा रही, लेकिन अंदर जो कण है गैस के वो इसे ढकेलेंगे। तो माना एक ऊष्मागतिक निकाय में गैस भरी है जो पिस्टन युक्त है। पिस्टन युक्त मतलब वो ऊपर नीचे जा सकता है और ये लीकेज को भी रोकता है। पिस्टन जैसे सिरिंज में देखा नहीं था, वो सिरिंज में जो आगे पीछे लिक्विड को ले जाती, दवा को ले जाती, वो पिस्टन ही तो है। सिलेंडर का निचला सिरा जो पिस्टन युक्त है। ठीक। और ये गैस किस में भरी है, एक सिलेंडर में भरी है। सिलेंडर का निचला सिरा यानी तली सुचालक है, अर्थात वो ऊष्मा का आदान प्रदान वातावरण से कर सकता है। अगर हम गर्म करेंगे ये पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर। पहले पिस्टन कितनी दूरी पर था, तली से x, और जब हमने इसको गर्म किया तो ये कितना ऊपर बढ़ गया, कहाँ पर पहुंच गया, x डैश पर पहुंच गया। यानी इसमें कितना विस्थापन आ गया, dx। अर्थात दाब बाहर से नियत लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एटमॉस्फेरिक है भैया। हवा का दाब फिक्स होता है 1.013 गुणा 10⁵ पास्कल, वो फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है। तो हवा इसको लगातार समान दाब से नीचे ढकेल रही। लेकिन अब ये
गैस के कण इस पिस्टन को कहाँ ढकेलेंगे, ऊपर। बस ये चीज दिखाया गया है, ये चीज ये दिखाया गया कि ये ऐसे है, ठीक। तो नियत दाब P पर x से x डैश तक प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य, गैस x पर थी, x डैश पर पहुंच गई, तो इस प्रसार में कितना कार्य करना पड़ा इसके बारे में बताना, ठीक है। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल किस ओर लग रहा है, गैस बल किधर लगा रही, ऊपर की ओर, और पिस्टन भी किधर जा रहा, ऊपर की ओर, यानी कार्य धनात्मक आएगा। बल और विस्थापन की दिशा सेम है तो कार्य धनात्मक। अब बल बराबर एक फार्मूला पढ़ा था, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, और बल बराबर करेंगे तो दाब गुणा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका है, इस पिस्टन का क्षेत्रफल है ये, ठीक। तो P इंटू ए, पी क्या है हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हवा का दाब है बाहर से लग रहा है इस पर, वो है, और इंटू में dx लिखा। अब ध्यान से समझिए, ये परिच्छेद क्षेत्रफल हो गया और ये dx, ये आयतन होता है। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई और चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल, और ऊंचाई कितनी है यहाँ पर dx, तो यानी ये क्या हो जाएगा, आयतन। आयतन वो भी अल्पांश होगा, ये चीज याद रखिए, क्योंकि ऊंचाई बहुत छोटी है। तो अल्पांश, अगर किसी भी चीज को छोटा बनाना है तो आगे क्या जोड़ते हैं, d जोड़ देते हैं। तो ये कार्य भी छोटा आएगा, क्योंकि विस्थापन भी हमने छोटा किया, भाई कम चले तो विस्थापन भी कम, कार्य भी छोटा आएगा। तो डी डब्ल्यू बराबर कितना आया, पी इंटू डी वी आया, जब छोटा कार्य आए। अब कुल कार्य के लिए, कुल कार्य मतलब शुरुआत में, ध्यान से समझना है, शुरुआत में आयतन कुछ रहा होगा गैस का, बढ़ करके आयतन कुछ बढ़ा, भाई गैस को हमने ऊष्मा दी तो इसका आयतन, यानी ये और जगह घेरेगा, पिस्टन ऊपर चला गया तो इसका आयतन बढ़ा। तो कुल कार्य V1 आयतन से V2 आयतन तक, V1 था पहले और कितना पहुंच करके हो गया V2, तो कुल कार्य कितना हुआ इस गैस प्रसार में, V1 से लेकर V2 तक हम क्या करेंगे, DW का समाकलन, जाहिर सी बात है। अब DW का मान कितना है, P इंटू डी वी, पी तो कांस्टेंट है तो P बाहर निकल आया, अंदर क्या बचा DV, DV का समाकलन V होता है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक। अब अपर लिमिट यानी V2 माइनस लोअर लिमिट यानी V1, V2 माइनस V1 को हम डेल्टा V कहते हैं कि नहीं, तो ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जब दाब क्या हो, नियत हो। तो इतना कार्य करना पड़ेगा हमको, ये चीज याद रखिए। अब इसमें हम आप लोगों को चिन्ह परिपाटी समझाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना। जब गैस का आयतन बढ़ रहा होगा तो कार्य धनात्मक होगा, भाई आयतन बढ़ेगा तो फिर डेल्टा V का मान प्लस में आएगा। W बराबर क्या पढ़ा हमने, W बराबर आया है P डेल्टा V, डेल्टा V बराबर क्या होता है, V2 माइनस V1। तो जाहिर सी बात है, अगर आयतन बढ़ेगा तो V2 ज़्यादा आएगा और V1 क्या आएगा, कम, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो हमारा मान धनात्मक आएगा। जब गैस का आयतन बढ़ रहा होगा तो कार्य धनात्मक होगा, और जब गैस का आयतन घट रहा होगा तो कार्य क्या आएगा, ऋणात्मक। भाई V1 ज़्यादा था और V2 हो गया कम, तो कम में से ज़्यादा वाला घटाएंगे तो मान तो माइनस में आएगा, ठीक। अब जब हम किसी निकाय को ऊष्मा देंगे तो वो ऊष्मा हम क्यों, जो ऊष्मा देते हैं वो क्यों होती है, उसको हम प्लस में लिखेंगे। अगर हम निकाय से ऊष्मा लेंगे, जैसे एक गर्म वस्तु है, गर्म वस्तु से हम ऊष्मा लेंगे तो वो ऊष्मा आएगी माइनस की। अगर हम किसी ठंडी वस्तु को ऊष्मा देंगे वातावरण से उपारी तो वो ऊष्मा प्लस, अगर वो वस्तु ऊष्मा देगी तो वो ऊष्मा माइनस में ली जाएगी, ठीक है। अब जब कार्य निकाय द्वारा किया गया हो, कार्य निकाय द्वारा किया गया हो, यानी गैस के कण खुद कार्य कर रहे थे, तभी तो क्या आया था, कार्य धनात्मक, ठीक है। और इसीलिए अगर निकाय कार्य कर रहा होगा तो कार्य धनात्मक, अगर निकाय पर कार्य किया गया हो तो कार्य हम ऋणात्मक में लेंगे, ये चीज याद रखिए। निकाय पर हम कार्य करेंगे तो कार्य ऋणात्मक, निकाय द्वारा कार्य किया गया तो कार्य धनात्मक। अगर कार्य का मान धनात्मक आ रहा है तो यानी समझ जाइए वो निकाय द्वारा किया गया है, अगर कार्य का मान ऋणात्मक आ रहा है तो समझ जाइए वो निकाय पर कार्य किया गया, यानी किसी ने काम किया है वहां पर, ठीक है। निकाय मतलब जिसके अध्ययन हम पढ़ रहे हैं, जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं वही चीज। अब निकाय का ताप बढ़ रहा होगा तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन धनात्मक होगी, ये चीज आगे पढ़ेंगे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। नेक्स्ट वीडियो में आंतरिक ऊर्जा पढ़ेंगे तो वहां पर ये अच्छे से बताएंगे, वैसे यहाँ देख लीजिए बस। जब निकाय का ताप घट रहा हो तो डेल्टा यू का मान ऋणात्मक, क्योंकि ताप घटेगा तो आंतरिक ऊर्जा घटेगी, ताप बढ़ेगा तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। आंतरिक ऊर्जा मतलब गैस के अंदर की जो कण होते हैं उनके पास जो ऊर्जा होती है वही कहलाती है उसकी आंतरिक ऊर्जा, ठीक। और वो ऊर्जा बढ़ेगी, जाहिर सी बात, अगर वो ताप बढ़ेगा तो ऊष्मा पाएगी, ऊष्मा पाएगी तो जाहिर सी बात है उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। क्लियर बात। अब हम सब लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के पीवी ग्राफ,
यानी प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ क्या होता है। तो पीवी ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किए गए कार्य को व्यक्त करता है। ठीक, ये चीज न्यूमेरिकल में आएगा तो इसलिए यहां समझा रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पर हम आयतन और वाई एक्सिस पर दाब को लेकर के पीवी ग्राफ खींचते हैं। एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम और वाई एक्सिस पर प्रेशर दाब। और ये हमने एक ग्राफ बनाया, रैंडमली कोई भी ग्राफ ले लेंगे। तो ये ग्राफ बनाया, हमने नाम दिया ए बी सी डी। ये ग्राफ है। बी पर आयतन कितना है V1, ए पर आयतन कितना है V2, बी और ए पर दाब कितना है, ध्यान से देखिए। बी और ए पर दाब कितना है P1, और P2 दाब जो है वो C और D दोनों पर है। जैसे यहाँ पर देखिए, इस लाइन पर, इस लाइन को यहाँ से सीधे 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 खींचेंगे तो आयतन कितना आ रहा है V1, यानी कि C और B पर आयतन समान है। D और A पर आयतन क्या है, V2 समान है। तो जब दाब स्थिर होगा, पहला केस, जब दाब नियत होगा तो अभी हमने डेरिवेशन पढ़ा, W बराबर P डेल्टा V होगा। डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1। तो जो इसका छायांकित भाग होगा, जैसे ये आयत है तो आयत का क्षेत्रफल लगा दीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से समझना, जब A से हम B की ओर आएंगे तो देखो आयतन घटेगा, कम की ओर आ रहे हैं ना, इधर कम होता है, इधर की ओर जाएंगे तो बढ़ता है मान। तो आयतन घटेगा तो कार्य माइनस में आएगा। अगर हम B से A जाएंगे, B से A जाएंगे तो कार्य देखो, आयतन देखो बढ़ रहा है ना, V1 पर कम, V2 का मान ज्यादा होगा भाई, जैसे जैसे इधर जाएंगे मान बढ़ेगा। तो आयतन बढ़ रहा तो कार्य क्या आएगा, प्लस। ये चीज याद रखिए। बढ़ते हैं आगे। जब दाब स्थिर ना हो, उसमें क्या था, दाब नियत था। दाब नियत किस पर था, ध्यान से देखिए, यहां पर दाब किस पर नियत है, जैसे देखो A और B पर दाब नियत है P1, C और D पर दाब नियत है P2। तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, जैसे C और D की बात करेंगे, A और B की बात करेंगे। ठीक, अगर नियत आयतन कहेगा तो C और B की बात करेंगे, नियत आयतन कहेगा तो D और A की बात करेंगे, क्योंकि इन सभी पर आयतन नियत है। ठीक है भैया। अब आगे, जब दाब नियत ना हो, दाब नियत ना हो, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये चीज ध्यान से समझिए। तो हम करेंगे क्या, दाब देखो, जैसे धीरे 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 दाब कहीं भी नियत नहीं आएगा, आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पर ले लीजिए, दाब का मान धीरे 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 घट रहा है। तो ये वक्र जैसी लाइन अगर आई तो वहां पर दाब स्थिर नहीं होगा। तो इस बार हम करेंगे क्या, एक छोटा सा अल्पांश लेंगे, एक छोटी पट्टी बनाएंगे आयताकार। तो इस पट्टी की देखो, इस पट्टी का यहां से लेकर के यहां तक मान, यहां से लेकर के यहां तक जो मान है वो दाब हो गया। और ये छोटी पट्टी, भाई ये क्या है, अच्छा ये आयतन है और ये दाब है। आयतन क्या है, ये पट्टी की चौड़ाई क्या है, छोटी है ना, यानी आयतन का मान छोटा है। भाई चौड़ाई कहाँ पर आ रही है, लंबाई तो आ रही है दाब। लंबाई कौन बता रहा है, इसकी लंबाई जो है वो ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर कौन है, दाब। और चौड़ाई जो है वो क्षैतिज है, क्षैतिज कौन है, आयतन। चौड़ाई छोटी है यानी आयतन छोटा है। किसी भी चीज को छोटा करना, आगे क्या जोड़ना है, डी। अब इसका पहले हम एरिया निकालेंगे। इसका एरिया, ये छोटी सी पट्टी का एरिया क्या है हमारा, ये छोटी पट्टी का एरिया है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई। भाई आयत है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है, P है, और चौड़ाई कितनी है, DV है। ठीक, DV कर दिया। अब हमको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, V1 से लगा करके V2 तक। भाई V1 से लगा करके V2 तक निकालना है हमको मान, कार्य निकालना है। भाई A से कहाँ जाना है, B पर जाना है, A से B पर जाना है। तो V1 से कहाँ जाना, V2। अगर B से A कहता तो V2 से किधर आते, V1 की ओर आते। ठीक है, तो ये इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। भाई ऐसे छोटी छोटी पट्टी ले लीजिए, ताकि ये जो मान है, ये जो चौड़ाई है, ये बराबर आए, ये चौड़ाई बराबर है। ऐसे छोटी छोटी पट्टी ले दीजिए, छोटी पट्टी लेते जाइए और सभी पट्टियों का अलग अलग कार्य निकालिए। ठीक, ऐसे ही कार्य निकालेंगे और उसको जोड़ देंगे, या एक छोटी सी पट्टी का कार्य हम निकालेंगे, यानी P इंटू DV आया, उसका कर दो समाकलन, कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2। जब तुमको A से B कार्य करना होगा, ठीक, तब C से D कार्य करना होगा, तब की बात कर रहे हैं। ये ऐसे लगेगा। ठीक है, वैसे ये इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है, ये अगले क्लास में हम सब लोग अगले साल में पढ़ेंगे मैथ में। अब आगे, जब आयतन स्थिर हो, आयतन स्थिर कहाँ पर है, जैसे A और D पर, B और C पर आयतन स्थिर है, V1 है, V2 है। ठीक, अगर A और D पर कह दे, यानी A से कहाँ जाना है, D पर जाना है, तो आयतन क्या है, नियत है। और आयतन नियत है तो डेल्टा V क्या आएगा, जीरो आएगा। डेल्टा V जीरो आएगा तो कार्य क्या होगा, जीरो।
तो अगर आयतन स्थिर है तो कार्य 0 होगा। मुक्त प्रसार की बात करेंगे, ध्यान से समझना, यहाँ आयतन हमने लिख दिया, जैसे बी और सी, बी से सी जाना है तब आयतन V2 फिक्स होगा, ए से डी जाना है या डी से ए आना है तब आयतन नियत है। कौन आयतन उस समय लेंगे? V1। अगर आयतन नियत है तभी, अब जैसे डी से सी जाएंगे तो आयतन नियत नहीं है, आयतन यहाँ V1, यहाँ कितना है? V2, तो आयतन नियत यहाँ पर है, आयतन नियत होगा तो कार्य 0 आएगा। मुक्त प्रसार, मुक्त प्रसार का मतलब क्या होता है वो चीज समझिए। मुक्त प्रसार, गैस का मुक्त प्रसार मतलब वो हवा की बात कर रहा है, ठीक। अब हवा में गैस के कण बहुत दूर दूर चले जाएंगे, कोई प्रेशर ही नहीं लगेगा। जब मुक्त प्रसार है मतलब वो एक दूसरे पर बल ही नहीं लगाएंगे, दाब ही नहीं लगाएंगे, और दाब क्या आएगा उस केस में? 0, और दाब 0 आएगा तो W बराबर P डेल्टा V पढ़े हैं, तो P का मान 0 है तो W का मान भी क्या आएगा? 0 आएगा। अब चक्रीय प्रक्रम में कृत कार्य क्या आएगा वो चीज देखिए। चक्रीय प्रक्रम हमने बताया था, जब कण जहां से गति करना शुरू करे वहीं पर फिर से आज करके रुक जाए तो वो चक्रीय प्रक्रम होता है। याद रखना, चक्रीय प्रक्रम अगर इस जैसा का इस जैसा दिखाई दे, ध्यान से समझना, दो चीजें होती है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो कार्य माइनस, और अगर क्लॉकवाइज जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसा कार्य करेंगे, यानी उल्टा कार्य कर रहे हैं, देखो यहाँ उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं तो कार्य माइनस, सीधा आते तो कार्य प्लस आता, ये चीज याद रखिए हमेशा। तो इस जैसा ग्राफ बनेगा तो याद रखिए यहाँ पर कार्य निगेटिव आएगा, जब यहाँ पर जैसा डायरेक्शन हमने दिखाया उस केस में। तो एक ये दो केस हैं इसके, ये ए नंबर है और अगला हम बी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कार्य निगेटिव आ रहा है, ठीक, कार्य निगेटिव आ रहा है तो निकाय पर कार्य किया गया है, कार्य प्लस आता तो निकाय द्वारा करते, कार्य निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब निकाय पर कार्य किया गया है। और करना क्या है इसमें? ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देना है बस, ऊपर वाले में से, जैसे अभी हमने बताया था वक्र का एरिया, ऊपर वाले में से हम नीचे वाले को घटाएंगे बस, सीधी याद। ऊपर वाला हमारा कौन है? बी से ए, WBA। नीचे वाला कौन है? नीचे वाला एरिया ये वाला आएगा, ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया निकाल लेंगे तो ये मिल जाएगा हमको, बस ये चीज याद रखिए। तो नीचे वाला कौन है? ADB, यानी AB, जब A से B जा रहे हो और B से A आएंगे, ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला घटा देंगे, आ जाएगा आंसर। और ये कैसे निकालेंगे? तो अभी हमने बताया था, जब दाब नियत ना हो, वक्र जैसा होगा, ठीक, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, हम क्लॉकवाइज जिस ओर घड़ी घूमती है, यानी दक्षिणावर्त जो है, हम दक्षिणावर्त यानी बाएं से दाएं जा रहे हैं। अगर हम उल्टा आते, दाएं से बाएं आते, उल्टा आते तो कार्य माइनस, सीधा जा रहे हैं तो कार्य प्लस आएगा, ये चीज याद रखिए। कार्य प्लस आएगा तो निकाय द्वारा कार्य होगा, और इसका जो भी एरिया होगा वही आंसर, इसका एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो ये थे पीवी ग्राफ हमारे। लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, कार्य तथा ऊष्मा। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखिए। तो किसी वस्तु में ताप वृद्धि दो प्रकार से की जा सकती है, पहला वस्तु को ऊष्मा देकर अथवा उस पर कार्य करके। अगर हम कार्य करेंगे तो उसके ताप में वृद्धि होगी, और अगर ऊष्मा देंगे तब भी। एग्जाम्पल, यदि हम लोहे की छड़ आग में डालें या फिर छड़ को हथौड़े से पीटे, छड़ का तापमान दोनों केस में बढ़ जाता है। पीट रहे हैं यानी कार्य कर रहे हैं, आग में डाल रहे हैं यानी कि ऊष्मा दे रहे हैं। हम अपने हाथों को गर्म पानी में डुबाकर भी गर्म कर सकते हैं, यानी ऊष्मा हुआ, या ऊष्मा द्वारा। हाथों को आपस में रगड़ कर भी गर्म कर सकते हैं, ये कार्य यहाँ पर किया गया है, ठीक। तो अब यहाँ से हम समझते हैं किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन भी दो प्रकार से कर सकते हैं, पहला ऊष्मा द्वारा और दूसरा यांत्रिक कार्य द्वारा। एग्जाम्पल, यदि बर्फ के टुकड़े को गर्म करें तो वह पिघलकर पानी बन जाएगा, ठीक है। दो बर्फ के टुकड़ों को आपस में रगड़कर भी पानी बना सकते हैं, यहाँ पर यांत्रिक कार्य हुआ, वहां ऊष्मा दी गई। अतः स्पष्ट है कि ताप वृद्धि अथवा अवस्था परिवर्तन के पश्चात, ध्यान से समझना, ताप वृद्धि या अवस्था परिवर्तन जब हो जाएगा उसके बाद हम यह विभेद नहीं कर सकते कि यह ऊष्मा देकर हुआ अथवा वस्तु कार्य करके, वस्तु पर कार्य करके। भाई दोनों ही चीजें क्या करती हैं? अवस्था परिवर्तित करती है और तापमान बढ़ाती हैं। तो अगर हो जाएगा तो हम ये नहीं बता सकते कि ये ऊष्मा द्वारा हुआ है या कार्य करके हुआ है, ठीक। इसीलिए ऊष्मा तथा कार्य दोनों
ही ऊर्जा के ही दो रूप हैं जो परस्पर तुल्य होते हैं। तुल्य होते हैं यानी यहाँ जे जो होता है, यानी इन दोनों का रेशियो जे के बराबर होता है। जे कुछ और नहीं है, परिवर्तन गुणांक है। यानी कि जब W को Q में चेंज करेंगे तो J से गुणा कराते हैं, और Q को W में चेंज करेंगे तो J से भाग, और इस J का मान 4.2 होता है जूल पर कैलोरी। हमने बताया था कि अगर कैलोरी को जूल में चेंज करना है, ध्यान से समझिए, ये जूल को कैलोरी में चेंज करना है तो 4.2 से गुणा कराना है। ये चीज हमने बताया भी था पिछले वीडियोस में। कुछ चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ऊष्मा तापांतर पर निर्भर करता है जबकि कार्य नहीं। ऊष्मा जो होता है वो तापांतर, यानी जहां का ताप ज्यादा है वहां से ऊष्मा कम की ओर आएगी, जबकि कार्य ऐसा नहीं होता है। कार्य तापांतर पर निर्भर नहीं करता, आप कम से ज्यादा पर जा सकते हैं, ज्यादा से कम पर भी आ सकते हैं। ऊष्मा अव्यवस्थित ऊर्जा है, अव्यवस्थित है, और कार्य नहीं। ऊष्मा को कार्य में बदलना अव्यवस्थित गति को व्यवस्थित गति में बदलना है। अगर आप ऊष्मा को कार्य में बदल रहे हैं तो इसका मतलब आप अव्यवस्थित गति को किस में बदल रहे हैं, व्यवस्थित गति में बदल रहे हैं। अब मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। यही वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए इसे लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।